मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर मंडरा रहे संकट के बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत दौरे पर हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने, ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की संभावना है। मौजूदा ग्लोबल कंडीशन को देखते हुए इस बैठक को भारत की ऊर्जा रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय वार्ता में ऊर्जा सहयोग मुख्य एजेंडा है, लेकिन इसके अलावा व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। भारत लंबे समय से ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कंपनियों ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर निवेश किया और भविष्य में वेनेजुएला में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के अवसर तलाश रही है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र, व्यापारिक संबंधों और ग्लोबल साउथ को लेकर साझा दृष्टिकोण ने संबंधों को मजबूत आधार प्रदान किया है। माना जा रहा है कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी और गहरी होगी। ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2026 में भारत ने वेनेजुएला से प्रतिदिन लगभग 4.27 लाख बैरल तेल आयात किया है और भारत वेनेजुएला का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार बना है। इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर रहा। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण कुछ वर्षों तक भारत ने वेनेजुएला से तेल आयात लगभग बंद कर दिया, लेकिन अमेरिका द्वारा तेल क्षेत्र से जुड़े कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी ढील दिए जाने के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने फिर से वेनेजुएला तेल खरीदना शुरू कर दिया। भारत सरकार के व्यापार आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में वेनेजुएला भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता था और उसने भारतीय रिफाइनरियों को लगभग 1 करोड़ के लगभग टन कच्चे तेल की आपूर्ति की थी। वित्त वर्ष 2019-20 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 6.40 अरब डॉलर का रहा, जिसमें भारत का आया 6.06 अरब डॉलर था और कच्चे तेल की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी। वहीं दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के पीड़ितों से सीएम रेखा गुप्ता ने मुलाकात की। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता आज दोपहर मैक्स अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने अग्निकांड में घायल हुए लोगों से बातचीत की। डॉक्टर्स घायलों के इलाज का अपडेट भी जाना, साथ ही अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए सभी पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। सीएम रेखा गुप्ता ने इस हादसे के पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया। दिल्ली सरकार की ओर से मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए, घायलों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कठिन समय में वो हादसे के प्रभावित हर एक परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की। मालवीय नगर अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब तक की जो जांच है उसमें जो सामने आया है कि हादसे का शिकार रेस्टोरेंट और होम स्टे में निर्धारित क्षमता से कहीं ज्यादा कमरे बनाए गए थे। इस खुलासे के बाद सुरक्षा मानकों, लाइसेंसिंग प्रक्रिया और प्रशासनिक निगरानी को लेकर गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। बात अगली खबर की। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित प्रसाद अस्पताल में आज सुबह भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। अस्पताल के आईसीयू में लगी आग की चपेट में आने से 5 मरीजों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 20 से ज्यादा मरीज घायल हो गए। घायलों को घायलों में गंभीर बताई जा रही है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की है। आग लगते ही अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। कई मरीज धुएं और आग के बीच फंस गए। आग आज सुबह करीब 3 बजे अस्पताल के आईसीयू में लगी थी। हादसे के बाद मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। एक पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके पिता आईसीयू में भर्ती थे और आग की घटना में उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि आग लगने के बाद अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी मरीजों को उनके हाल पर छोड़कर मौके से फरार हो गए। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान किया है। जो भी घटनाएं हुई है बहुत दुखद है और ऐसे घटनाओं की जांच हो रही है। जांच में जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए सरकार समीक्षा करके आगे की रणनीति भी बनाएगी।
अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने भी बताया कि जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो अस्पताल का अधिकांश स्टाफ वहां मौजूद नहीं था। दमकल कर्मियों ने आईसीयू और अन्य वार्डों के खिड़कियों और दरवाजे तोड़कर अंदर फंसे मरीजों को बाहर निकाला। कई गंभीर मरीजों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जिला प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सभी अस्पतालों के संपर्क में कि सभी की जान बचाई जा सके। तो अभी तक हम है कि प्रयास चल रहा है। विधि व्यवस्था को लेकर क्या कुछ व्यवस्था? यहाँ पर क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग आए हैं तो फोर्स यहाँ पर तैनात है और अतिरिक्त बल भी पुलिस लाइन से बनाया गया है। तो अभी तक सामान्य स्थिति है, लेकिन जब तक और पूर्णतः सामान ना हो जाए आपका फोर्स रहेगा। वहीं मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने बताया कि आसपास के अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है। आग लगने के कारणों और अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की जांच की जाएगी। इस घटना ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मरीजों के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली भी जांच के दायरे में आ गई है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के यादगीर जिले के बादेपल्ली में किसान प्रशिक्षण केंद्र और कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। इस परियोजना को क्षेत्र के किसानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और कृषि क्षेत्र को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस केंद्र को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में ग्रामीण आजीविका और कृषि से जुड़ी वैल्यू चेन को मजबूत करना है। इसके माध्यम से किसानों को कृषि उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक की प्रक्रिया में बेहतर सहयोग और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। परियोजना का लक्ष्य किसानों तक आधुनिक बुनियादी ढांचे की पहुंच सुनिश्चित करना और उन्हें कौशल विकास से जुड़ी प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है। किसान प्रशिक्षण केंद्र में आधुनिक कृषि तकनीकों, बेहतर खेती के तरीके, कृषि आधारित उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाएंगे ताकि किसान नई तकनीकों का लाभ उठा सके और फसलों की उत्पादकता बढ़ा सके। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान राज्य में पर्यटन विकास से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं और आगामी कार्य योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। इसके साथ ही दिल्ली के मालवीय नगर रेस्टोरेंट में आग के मामले के बाद सीएम योगी ने संज्ञान लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी संस्थानों, इमारतों के लिए सख्त अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विकास प्राधिकरणों, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी, अग्निशमन विभाग के साथ साथ कई अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऊंची इमारतों, कार्यालयों, होटल और कमर्शियल बिल्डिंग का गहन निरीक्षण किया जाना चाहिए। साथ ही अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत किया जाना चाहिए। सभी होटल्स को विशेष सुरक्षा निरीक्षण से गुजरना चाहिए और एक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हरियाणा के विकास से जुड़ी कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस, हाउसिंग कॉर्पोरेशन, लोक निर्माण विभाग, B&R विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 के तहत तैयार किए गए 5 वर्षीय रोडमैप और कार्ययोजना के क्रियान्वयन अपडेट भी जाने। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास से जुड़ी सभी प्रोजेक्ट तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाने चाहिए ताकि आम जनता को उनका लाभ समय पर मिल सके। भारतीय वायुसेना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है। दरअसल आज भारतीय वायुसेना का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान Su-30 MKI पहली बार नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक उतरा। इस ऐतिहासिक लैंडिंग को देश की बढ़ती एयरोस्पेस क्षमता और वायुसेना की उच्च स्तरीय परिचालन दक्षता का प्रतीक माना जाता है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के सी प्रो के अनुसार आज Su-30 MKI विमान ने रनवे को टच किया। ये दृश्य न केवल मौके पर उपस्थित लोगों को रोमांचित करने वाला था, बल्कि भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमता, तकनीकी दक्षता का प्रभावशाली प्रदर्शन था। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस लड़ाकू विमान की पहली लैंडिंग को इसलिए भी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है क्योंकि इससे भविष्य में नागरिक और सैन्य विमानन इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच बेहतर समन्वय की संभावनाएं भी मजबूत होती हैं। Su-30 MKI भारतीय वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक है।